नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो आपका मॉक टेस्ट नंबर 77 लगा है, उसके सॉल्यूशंस देखने वाले हैं अपन। तो आओ देखते हैं कि करके कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। इस मॉक टेस्ट का जो पहला अपना क्वेश्चन था वो ये है कि इनमें से किसको भारत का नेपोलियन कहते हैं ना। इनमें से कौन है जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? तो नेपोलियन आप जानते हो, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक बहुत ही फेमस शासक रहा है और उसने उसके जो जिस तरीके से उसने अपना साम्राज्य विस्तार वगैरह किया है, सेम वही काम भारत के अंदर देखने को मिलता है। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा। एक्चुअल में सीन क्या मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में समुद्रगुप्त के बारे में अगर बात करूँ तो एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था विंसेंट स्मिथ। क्या नाम है दोस्तों? विंसेंट स्मिथ। ध्यान से सुनना, एक इतिहासकार हुए हैं और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या कि एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है विंसेंट स्मिथ। इन्होंने जब ये गुप्ता डायनेस्टी है ना, गुप्त वंश को पढ़ रहे थे, तो उसमें पढ़ते पढ़ते जब इन्होंने समुद्रगुप्त को पढ़ा तो समुद्रगुप्त को पढ़ने के बाद इनको एहसास हुआ कि यार ये तो सेम वैसे ही इन्होंने एक तरीके से अपना साम्राज्य विस्तार किया है, भारत में बहुत सारे युद्ध जीते हैं जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने जीते हैं। उस हिसाब से फिर इनको कहा गया, क्या कहा गया कि ये भारत के नेपोलियन है। कहा किसने? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, उस इतिहासकार का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो उनका नाम है, बताओ क्या? उनका नाम है आपका विंसेंट स्मिथ। और एक्चुअल में ये पढ़ क्या रहे थे? तो एक्चुअल में इनके बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूं। क्या कहानी, जरा इधर देख लो। एक्चुअल में एक प्रयाग प्रशस्ति करके एक शिलालेख है। कहां पर है आपके? प्रयागराज। बोले तो वर्तमान कहां पर? इलाहाबाद में। तो नाम क्या है उसका? उसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। और ये प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी हरिसेन ने। किसने लिखी थी? एक्चुअल में समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते जिनका नाम था हरिसेन, उन्होंने लिखी थी। और इसी प्रयाग प्रशस्ति पर समुद्रगुप्त की विजय गाथाओं का क्या है? उल्लेख है। तो जब इस प्रयाग प्रशस्ति को पढ़ा, किसने पढ़ा? विंसेंट स्मिथ ने। उसके बाद विंसेंट स्मिथ ने कहा समुद्रगुप्त को, क्या कहा कि ये तो भारत के क्या है? नेपोलियन है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन भी अगर आ जाएगा भारत का नेपोलियन कहा किसने? तो विंसेंट स्मिथ ने। किसको पढ़कर कहा? तो प्रयाग प्रशस्ति को। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, डन है? ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। भारत में कितने नेशनलाइज्ड बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है? देखो दोस्तों, इसकी क्या कहानी, ध्यान से समझना। एक वर्ड होता है पब्लिक सेक्टर बैंक। क्या होता है? एक वर्ड होता है पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक। तो वो तो अगर देखें तो दोस्तों कितने हैं? तो अभी अगर अपन देखें, मतलब पब्लिक सेक्टर का बैंक मतलब जिस पर 50% से ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है? सरकार की है, गवर्नमेंट की होती है, उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। और उसमें से भी कुछ ऐसे बैंक है दोस्तों जो नेशनलाइज्ड बैंक है। कैसे बैंक है दोस्तों? उसमें से कुछ ऐसे बैंक है जिनको अपन नेशनलाइज्ड बैंक कहते हैं, हिंदी में बोले तो राष्ट्रीयकृत बैंक बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये जनरली हम वो बैंक बोलते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक जो पहले प्राइवेट सेक्टर के पास थे, जिनको बाद में गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया है। ध्यान से समझना। तो इस तरह से टोटल अगर अपन देखें तो ऐसे जो बैंक है उनकी संख्या दोस्तों कितनी है? 12 है। लेकिन अब इसमें एक लोचा है, इस 12 को 2 हिस्सों में बांटो, एक और एक तरफ लिखो 11। दोस्तों इस एक के अंदर तो मैं आपको बता रहा हूं एसबीआई। वो मैं क्यों बता रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो, मैंने बहुत से पेपर के अंदर देखा है, क्या एसबीआई एक राष्ट्रीयकृत बैंक है? उसमें सीधा सीधा उत्तर आता है नहीं। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 11 है। ऐसे अगर जनरली देखो तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। सीजीएल का मैं आपको बता देता हूं, सीजीएल 2020 का क्वेश्चन था, है ना, कि 4 ऑप्शन दे रखे थे, बोला गया था इसमें से कौन सा एक नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है। तो उसमें से उत्तर उन्होंने माना था किसको? एसबीआई को। क्योंकि भारत में राष्ट्रीयकरण की शुरुआत मानी जाती है 1969 से, जब 1969 के अंदर देश के अंदर 14 बड़े बैंकों का क्या हुआ था दोस्तों? राष्ट्रीयकरण। कितने बैंकों का? 14 बैंक का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण मतलब पहले वो प्राइवेट सेक्टर के पास थे, बाद में गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया, मतलब उनमें 50% से ज्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट ने ले ली। फिर उसके बाद 1980 के अंदर 6 और बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो 14 और 6 कितने होंगे? 20। बाद में इन्हीं बैंकों को आपस में मर्ज कर करके और लास्ट में ये बैंक, इनकी संख्या लगी कितनी दोस्तों? 11। तो वास्तव में अगर देखो तो नेशनलाइज्ड बैंक की संख्या कितनी है दोस्तों? 11 ही है। लेकिन कुछ एक एसएससी के पेपर में इसका उत्तर माना 12, क्योंकि उसने एसबीआई को भी दोस्तों उसका क्या माना है? पार्ट माना है। तो अब मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, आप कैसे ध्यान रखोगे? अगर सिर्फ एग्जाम में इतना क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी नेशनलाइज्ड बैंक, और ऑप्शन में अगर 12 हो, तो फिर आपको पहली प्रायोरिटी किसको देनी है दोस्तों? 12 को देनी है। लेकिन अगर चला के बंदा पूछता है कि इसमें से ऐसा कौन सा बैंक है जो पब्लिक सेक्टर का बैंक तो है लेकिन नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, और अगर ऑप्शन में एसबीआई दे रखा है, तो फिर एसबीआई को बाहर कर देना, बाकी किसी बैंक को मत करना। मेरी बात आई समझ में? तो फिर एसबीआई को बाहर कर देना और पीछे बचे हुए आपके जो 11 बैंक है उसमें अगर आपने नाम सुना होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, है ना, उसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक, और आपका क्या कहते हैं कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सब आपके कैसे बैंक है दोस्तों? ये सब आपके नेशनलाइज्ड बैंक है।
मेरी बात आ रही समझ में? तो अगर अपने पास 12 ऑप्शन में और भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है तो अपनी मजबूरी अपने को करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? 12। लेकिन मन में याद रखना ये 12 को 2 हिस्सों में बांटना, 1 + 11। डन? ओके, ठीक है। मतलब मैं क्यों 1 + 11 बोल रहा हूं? क्योंकि इन 12 में अगर कभी आ जाए कि इनमें से कौन सा नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है तो फिर बाहर कर देना। किसको बाहर कर देना? एसबीआई को। लेकिन अगर गिनती पूछ रहा है ओवरऑल तो फिर 12 चिपका देना, क्योंकि जनरली उत्तर एसएससी ने 12 माना फिर इस कंडीशन में। नेक्स्ट अगला देखो, अगला ये कि किस राज्य के अंदर तोबो मठ स्थित है? तो दोस्तों जो तोबो है वो एक बौद्ध मठ है और ये एक्चुअल में आपको कहां मिलेगा? तो एक्चुअल में जो आपको मठ है वो दोस्तों आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों जो स्पीति घाटी है, कौन सी घाटी है दोस्तों? जो स्पीति वैली है ना, जो स्पीति वैली है, स्पीति आपकी जो घाटी है, जो स्पीति वैली है, उस स्पीति वैली के अंदर आपको देखने को मिलता है तोबो, जो कि एक बौद्ध मठ है। तो आपको स्पीति वैली कहां देखने को मिलती है? हिमाचल प्रदेश में। तो फिर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ओके डन। नेक्स्ट आगे देखो, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक ने किसे अपने साम्राज्य में न्यायिक प्रशासक बनाया था? एक तरीके से, है ना, प्रशासन नहीं, प्रशासक होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। मतलब न्यायिक मामले देखने के लिए, जुडिशियल मामले देखने के लिए महाराज अशोक ने, सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य के अंदर किसको अपॉइंट किया था? उस पोस्ट का क्या नाम हुआ करता था? तो जो न्यायिक मामले देखता था दोस्तों उसको कहते थे राजूका। क्या कहते थे? राजूका। क्या कहते थे उसको कहते थे दोस्तों राजूका। डन? ओके। नेक्स्ट अगला देखो, अगला है मृच्छकटिका किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? तो मृच्छकटिका एक तरीके से नाटक है दोस्तों, और ये महाराज सुद्रक द्वारा दोस्तों लिखा गया था। किसके द्वारा? महाराज सुद्रक द्वारा दोस्तों इसको लिखा गया था। क्लियर है क्या? मृच्छकटिका एक संस्कृत नाटक है। क्या दोस्तों? ये जो मृच्छकटिका है ये एक संस्कृत नाटक है। किसमें है लिखा हुआ है दोस्तों? संस्कृत नाटक है, ठीक है। और मृच्छकटिका का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों इसका मतलब होता है मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना। तो इस पर महाराज सुद्रक ने दोस्तों एक नाटक लिखा था जिसका नाम था मृच्छकटिका। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मृच्छकटिका किसके द्वारा लिखी गई थी? ये दोस्तों सुद्रक द्वारा लिखी गई थी, एक लिखा गया एक नाटक था। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में से बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो बंगाल के फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे दोस्तों उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन नहीं, वॉरेन, है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स। बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी में ना, हाँ, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स। एक्चुअल में क्या हुआ था आपको पता हो तो भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि शासन तो तुम करो इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करोगे कैसे ये हम बताएंगे। हम आपको कुछ कानून बना के दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप शासन करना। तो इस कानून के आने से पहले, कानून कब आता है? 1773 में। इसके आने से पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सर्वा पोस्ट होती थी दोस्तों उसको ओनली कहते थे बंगाल का गवर्नर, ओनली, बस। क्या? बंगाल का गवर्नर। लेकिन इस एक्ट के बाद क्या, इस एक्ट के आने के बाद बोला गया कि अब आज के बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल, और ये पूरे भारत में सर्वा पोस्ट होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से इस एक्ट के थ्रू, 1773 एक्ट के थ्रू बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल किसको बनाया गया दोस्तों? तो वो बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स को। कौन से अधिनियम के तहत दोस्तों? 1773 अधिनियम के तहत, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर पूछते बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन, ओनली इतना पूछते तो फिर देखो, अगर अपन फिर इसका उत्तर देते तो क्या देते? रॉबर्ट क्लाइव। क्या देते हैं? रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर के युद्ध के बाद प्रॉपर तरीके से देखें तो 1765 में बंगाल का पहला गवर्नर बना कौन? 1765 में रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन हमसे पूछा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, तो जनरल फिर बना 1773 एक्ट के तहत कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स बना। डन है क्या? ओके है क्या? ओके। नेक्स्ट आगे देखो, अगला, गुंबद नुमा पहाड़ी किस कारण बनते हैं? तो देखो अपन जानते हैं जब अपन ज्वालामुखी घटनाएं पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको पता है ज्वालामुखी का जब उत्सर्जन होता है तो अंदर की तरफ तो क्या होता है दोस्तों? मैग्मा। और यही मैग्मा जब बाहर आकर ठंडा होकर जमना स्टार्ट हो जाता है, बाहर आता है, तो उसको क्या कहते हैं? लावा। और यही लावा जम जमकर एक गुंबद के आकार की पहाड़ियों का जब रूप धारण करता है तो ऑब्वियस बात है, इसी से हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी पहाड़ियां बनी हुई है, बहुत सारे ऐसे पठार बने हुए हैं। तो याद रखना, जनरली जितने भी गुंबद नुमा पहाड़ियां होती है वो किसके कारण बनते हैं? तो वही जो मैग्मा बाहर आकर जिसको अपन लावा कहते हैं, वो जब ठंडा होकर जमता है तो उनसे ये पहाड़ियां बनती है। तो दोस्तों गुंबद नुमा पहाड़ियां किससे बनती है? लावा के जमने से। किसके जमने से दोस्तों? लावा के जमने से। डन है क्या? ओके, डन, ठीक है। लावा जब तक अंदर होता तब तक उसको मैग्मा कहते हैं, बाहर जैसे आ जाता है उसको क्या कहते हैं? लावा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, गौरवपूर्ण क्रांति कहां हुई, है ना? तो देखो दोस्तों, एक्चुअल में इस क्रांति का, इसको ये भी कहते हैं ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688। हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं।
इंग्लैंड के अंदर। कहां पर दोस्तों? इंग्लैंड के अंदर। क्या हुआ इस साल के अंदर अब वहां के जो इंग्लैंड की जनता थी वो परेशान हो चुके थे। किससे? एक्चुअल में धार्मिक शासन से। एक्चुअल में एक तरीके से कह सकते हैं 1688 से पहले इंग्लैंड में जो शासन में वो वहां के पादरियों की, चर्च की, या एक तरीके से धर्म के शासन की दोस्तों क्या थी, थोड़ा एक्टिविटी क्या थी, ज्यादा था, डिस्टर्बेंस क्या था, ज्यादा था, है ना। और राजा थोड़ा क्या था, पावरफुल था। वहां राजा भी पावरफुल है और राजा शासन भी किसके हिसाब से चला रहा है, थोड़ा सा धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार। लेकिन 1688 में यहां पर दोस्तों क्रांति होती है और शांतिपूर्वक, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये क्रांति कैसे होती है? शांतिपूर्वक होती है। और इस क्रांति के बाद एक्चुअल में यहां इंग्लैंड में राजा की शक्तियां तो क्या होगी, कम, और यहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली की क्या होती है, शुरुआत होती है। एक तरीके से डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है। और अब बिना पार्लियामेंट की परमिशन से राजा कोई भी जनता पर न टैक्स लगा सकता है, ना कोई माथापच्ची कर सकता है। तो एक तरीके से राजा की शक्तियां इस क्रांति के बाद क्या हुई, कम हुई है। और इंग्लैंड में डेमोक्रेटिक सिस्टम की, है ना, शुरुआत हुई है, लोकतंत्र की क्या हुई, शुरुआत हुई है। तो वही क्रांति है दोस्तों जिसको कहा जाता है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ऑब्वियस बात है, ग्लोरियस है, कितना गौरवपूर्ण क्षण है किसके लिए? इंग्लैंड के लिए, जिसके बाद से इंग्लैंड में एक तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। तो ये क्रांति कब हुई थी? 1688 में, इसलिए इसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 भी कहते हैं। कहां हुई दोस्तों? इंग्लैंड में। इसके बाद इंग्लैंड में क्या हुआ है? इसके बाद इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली की दोस्तों, पार्लियामेंट्री सिस्टम की क्या होती है, शुरुआत होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत होती है और ये एकदम शांतिपूर्वक क्रांति थी। दैट्स व्हाई इसको क्या कहते हैं? इसको ब्लड लेस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको ब्लड लेस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। हिंदी में बोले तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदी में बोले तो इसको रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको रक्तहीन क्रांति, क्योंकि इसमें कोई माथापच्ची नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई मारकाट नहीं, है ना। तो इसको रक्तहीन, शांतिपूर्ण क्रांति के नाम से भी इसी को जाना जाता है। डन है? समझ में आया? ओके। ये बात कहां की है? इंग्लैंड की। नेक्स्ट अगला, किसने बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों भारत में अशांति का जनक कहा था? कि भारत में अशांति का अगर कोई जनक है तो यही आदमी है। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ऐसा कहने वाला दोस्तों एक ब्रिटेन का पत्रकार था, जर्नलिस्ट था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था दोस्तों वैलेंटाइन शिरोल। क्या नाम था दोस्तों? जिसका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। बस याद रखना, ये क्या थे दोस्तों? ये एक जर्नलिस्ट था, ये एक ब्रिटेन का क्या था दोस्तों? ये एक ब्रिटेन का पत्रकार था, ये एक ब्रिटिश पत्रकार था। और इसी ने दोस्तों अपने लेख में बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? क्या कहा था? भारत में अशांति का जनक। ठीक है। और हालांकि कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक इसके बाद इससे इतने आहत हुए, उनको लगा कि ऐसा कैसे कह दिया मेरे को, कि मैं कैसे भारत में अशांति फैला रहा हूं। तो कहते हैं कि इस ब्रिटिश पत्रकार वैलेंटाइन सिरोल के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक ब्रिटेन गए मानहानि का मुकदमा लड़ने के लिए, और डिफेमेशन केस, कि भाई आपने मेरे पर कैसे आरोप लगा दिया। ये तो याद रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा। तो वो कहा था एक ब्रिटिश पत्रकार, जर्नलिस्ट था, जिसका नाम था वैलेंटाइन शिरोल। डन? ओके। नेक्स्ट आगे देखो, भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखो दोस्तों कितना इजी, इस पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा कौन होता है दोस्तों? पीएम होता है। बोले तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। दूसरी बात, योजना आयोग की दोस्तों स्थापना, प्रथम अध्यक्ष मतलब योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों योजना आयोग की स्थापना हुई थी, प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। अब मुझे अच्छे से पता है क्या 15 मार्च 1950, हाँ। तो उस वक्त भारत का प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री कौन? तो वो अपन जानते हैं दोस्तों कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। बोलो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इस हिसाब से ऑटोमेटिकली योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हो गए दोस्तों? तो वो हो गए आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है क्या? डन। और अब तो अपन जानते हैं इस योजना आयोग की जगह कौन आ चुका है? तो दोस्तों योजना आयोग की जगह आ चुका है नीति आयोग। और नीति आयोग की अगर आपसे पूछा जाए स्थापना कब हुई है ना, अगर आपसे पूछा जाए नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, तो नीति आयोग की स्थापना हम जानते हैं 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। और इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? तो इसके भी अध्यक्ष हमेशा याद रखना कौन होते हैं? इसके भी अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन हो गए? तो इस समय स्थापना, फर्स्ट क्या, अभी भी वही चल रहे हैं 2015 से, अभी भी आपको पता है हमारे तो नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री है। तो इसके चाहे फर्स्ट बोलो या आज की तारीख में बोलो, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो वो है आपके नरेंद्र मोदी। कौन है दोस्तों? वो है नरेंद्र मोदी। क्लियर है? डन है? ओके। नेक्स्ट आगे देखिए, अगला देखिए, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए दोस्तों किस राज्य का है, तो सबसे ज्यादा, वैसे तो इन ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो फिर पश्चिम बंगाल है, लेकिन वैसे अगर देखें दोस्तों तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व का मतलब है पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर, है ना, रहने वाले लोगों की संख्या। तो दोस्तों वैसे अगर देखें तो फिर सबसे ज्यादा दोस्तों किसका है? बिहार का है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसका है? बिहार का है, 1100 प्लस है।
लगभग 1106 या 1103 के आसपास समथिंग इतना कुछ है। तो ये बिहार का है। और सेकंड नंबर पे आपका आता है वेस्ट बंगाल। कौन आता है? वेस्ट बंगाल। इसका समथिंग 1028 के आसपास है ना। तो इस ऑप्शन में बिहार दे नहीं रखा है, तो फिर हमारी मजबूरी है दोस्तों, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा हम करेंगे किसका? पश्चिम बंगाल का। और एक चीज और है, अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सब मिला के बोले तो फिर याद रखना दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे कौन आ जाता है? बिहार से भी ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? दिल्ली का है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 11,320, यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर 11,320 लोग रहते हैं। तो वैसे तो फिर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? दिल्ली का है। लेकिन अगर सिर्फ राज्य का पूछे तो फिर बिहार का है, लेकिन बिहार ऑप्शन में नहीं था, तो फिर सेकंड पे वेस्ट बंगाल, और वही ऑप्शन में, तो फिर इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट अगला देखो, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किसकी है दोस्तों? तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो है किसकी? दूरी की बोले तो किसकी? डिस्टेंस की। प्रकाश वर्ष का मतलब आप जानते ही हो, एक वर्ष में है ना। प्रकाश बोले तो लाइट, प्रकाश बोले तो लाइट जितनी दूरी तय करती है ना, प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, क्लियर है? एक वर्ष में प्रकाश जितने डिस्टेंस को कवर करता है दोस्तों, उसी को बोलते हैं लाइट ईयर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे क्या है क्या कहानी नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? डन है क्या? ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट है जो मैं उम्मीद करता हूं अपने को आने चाहिए, और ये तो बहुत बार पूछा गया, और ये मुझे लगता है आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट है, तो मैं उम्मीद करता हूं इसमें अपने को दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, है ना। चलो अब आगे देखते हैं क्या कहानी नहीं है। देखो, और वैसे एक फैक्टर बता देता हूं, अगर कभी पूछ लिया जाए कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है ना, दूरी की सबसे बड़ी यूनिट क्या है? दूरी की सबसे बड़ी यूनिट क्या है? बड़ी इकाई क्या है? तो फिर दोस्तों उत्तर आ जाएगा पारसेक। क्या है? तो फिर उत्तर आ जाएगा पारसेक। एक पारसेक में लगभग कहते हैं 3.6 प्रकाश वर्ष होते हैं। 3.6 प्रकाश वर्ष होते हैं, है ना। प्रकाश वर्ष बोले तो लाइट ईयर होते हैं। तो वैसे तो अगर पूछे दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो याद रखना लाइट ईयर से भी बड़ी है, फिर क्या? पारसेक। अरे भाई, मीटर से ज्यादा बड़ा होता है ना किलोमीटर, सेम वैसी बात है। तो पारसेक है वो लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट है। लेकिन प्रकाश वर्ष भी क्या है? एक डिस्टेंस की यूनिट है। पारसेक भी क्या है? एक डिस्टेंस, दूरी की क्या है दोस्तों? इकाई। और प्रकाश वर्ष का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा, है ना, तय की गई दूरी। क्या? एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। और वैसे अगर आप देखना चाहो तो कितनी होती है, तो लगभग अपन बोल सकते हैं लाइट की स्पीड कितनी होती है, आपको पता ही है। अरे जो लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है दोस्तों? तो लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है आपकी कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। मतलब कितने जीरो है दोस्तों? 8। और अगर इसको मैं किलोमीटर में करूंगा तो 3 क्या हो जाएंगे? कम। तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट की स्पीड पता कितनी होती है? 5 जीरो। 5 जीरो मतलब क्या होता है? लाख। मतलब एक सेकंड में दोस्तों लाइट 3 लाख किलोमीटर चली जाती है, इतनी स्पीड होती है लाइट की। ये कितने सेकंड में? एक सेकंड में। एक सेकंड में। तो ऐसे एक मिनट में दोस्तों कितने सेकंड होते हैं? 60। तो ये तो कितना बन गया दोस्तों आपका? 1 मिनट। अब एक घंटे में ऐसे कितने मिनट होते हैं? 60। तो और 60 से इंटू कर दो, तो ये क्या बन गया? 1 घंटा। अब ऐसे एक दिन में ऐसे कितने घंटे होते हैं? तो 24। तो ये एक दिन की कहानी हो गई, और इसको इंटू कर दो किससे दोस्तों? 365 से। ये जो डेटा आता है, ये डेटा है, इतनी दूरी दोस्तों तय करती है कौन? तय करती है लाइट। कितने वर्ष में? एक वर्ष के अंदर। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। तो मैं उम्मीद करता हूं आप कंप्लीट समझ गए होंगे। अगला, प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है? क्या मतलब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है अपन अच्छे से जानते हैं कि दोस्तों प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन अपने आप में एक माला है। बोलो, प्रोटीन अपने आप में क्या दोस्तों? प्रोटीन अपने आप में एक माला है। तो प्रोटीन अगर अपने आप में एक माला है तो दोस्तों फिर इसके मोती कौन है? प्रोटीन अगर अपने आप में एक माला है तो दोस्तों फिर इसके मोती कौन है? तो इसके मोती है कौन? अमीनो एसिड। कौन है बोलो? अमीनो एसिड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अमीनो अम्ल। अब ऐसा समझो, प्रोटीन अपने आप में एक माला है तो उसका एक एक मोती कौन है? अमीनो एसिड। तो कम से कम दोस्तों प्रोटीन नाम की माला बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों 20। कितने? 20। और वैसे भी 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं। कितने तरह के होते हैं दोस्तों? 20 तरह के बेसिकली अपन अमीनो एसिड पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों? 20 अमीनो एसिड। कितना आ जाएगा? 20 अमीनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का दूसरा नाम क्या है?
तो दोस्तों जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्ट में अपन CFC कहते हैं, ये जनरली क्या है दोस्तों, ये है आपकी फ्रीऑन। क्या है दोस्तों, ये है आपकी फ्रीऑन। क्या है, कौन सी गैस है दोस्तों, फ्रीऑन, जिसका इस्तेमाल जनरली अपन देखते हैं आपके रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज है या AC वगैरह है, उससे इसी गैस का उत्सर्जन होता है। और दोस्तों ये बड़ी ही हानिकारक है, किसके लिए बताओ, ये हमारी ओजोन गैस के लिए बड़ी ही हानिकारक है। ओजोन बोले तो O3। इन्हीं गैसों की वजह से दोस्तों ओजोन की जो लेयर है वो क्या होती जा रही है, दिन ब दिन पतली, डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है। और ओजोन की लेयर अगर पतली होगी तो सूर्य से आने वाली हानिकारक UV रेज दोस्तों ओजोन द्वारा एब्जॉर्ब नहीं की जाएगी तो धरती पर आएगी तो हमें स्किन कैंसर या आईज कैंसर वगैरह जैसी बीमारियां हो सकती है। तो ये गैसें हानिकारक मानी जाती हैं। ये गैसें कौन सी गैस को दोस्तों पतला कर रही है, कौन सी गैस की लेयर को पतला कर रही है, ओजोन की लेयर को पतला कर रही है। और ओजोन गैस दोस्तों कहां पाया जाता है, तो ओजोन गैस दोस्तों मैं आपको कई मॉक टेस्ट में बता चुका हूं, ये हमारे समताप मंडल में। कौन से मंडल में है, समताप मंडल, इंग्लिश में बोले तो स्ट्रेटोस्फेयर। क्या है दोस्तों, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर वायुमंडल की जो अपन विभिन्न परतें पढ़ते हैं उसमें सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल लगभग 13-14 किलोमीटर तक, उसके बाद 13 से लेकर 50 किलोमीटर तक जो लेयर है वायुमंडल की एटमॉस्फेयर की, उसका नाम है समताप मंडल, जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक UV रेस को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो धरती तक पहुंच ही नहीं पाती हमारी सरफेस तक अर्थ की। ठीक है ना। लेकिन अगर ये गैसें ज्यादा रिलीज होंगी तो फिर ओजोन पतली होंगी तो नुकसान क्या है वो मैंने आपको बता दिया। और आपको पता है हर साल जो ओजोन जो डे है ना, जो ओजोन डे वो कब मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों ओजोन डे, तो ओजोन डे इसी चीज के लिए, ताकि इसके प्रति हम अवेयर हो। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। ये वाला मॉक टेस्ट आज बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत ही इजी मॉक टेस्ट है। जो एटम होता है, एटम के बीचों बीच में अपन जानते हैं क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है दोस्तों, बीचों बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नाभिक। और हम अच्छे से जानते हैं जिसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। बताओ कौन चक्कर लगाते हैं, जिसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, कौन, आपके इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाते हैं दोस्तों, जिसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये कंप्लीट आपका एटम का मॉडल होता है। तो उसके न्यूक्लियस में क्या है, तो दोस्तों किसी भी एटम के न्यूक्लियस में दो चीजें होती है। कौन सी दो चीजें होती है, तो दोस्तों एक तो होते हैं किसी भी एटम के नाभिक के अंदर कौन होते हैं दोस्तों, तो एक तो इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, प्रोटॉन। और एक होते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या, न्यूट्रॉन। क्या होता है, न्यूट्रॉन। जबकि चारों तरफ चक्कर कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर होते हैं, जबकि नाभिक में कौन होता है दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों इसका, तो उत्तर आ जाएगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, C। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अगला है चूहों को मारने के लिए दोस्तों इसमें से कौन सा जो जहर है जिसका जनरली अपन इस्तेमाल करते हैं, वो केमिकली, अगर केमिकल नेम के हिसाब से बोले तो क्या है, तो जनरली ये दोस्तों चूहों को मारने वाली दवा होती है, वो जनरली क्या होती है, फॉस्फाइड होती है। क्या होती है, फॉस्फाइड। ये जनरली जिंक फॉस्फाइड भी होती हैं, एल्यूमिनियम सल्फाइड भी, आपके फॉस्फाइड भी होती हैं। तो अपने को ऑप्शन है जिंक दे रखा है, तो जिंक वाला फॉस्फाइड। तो फॉस्फाइड कौन सा है, जिंक वाला। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका जिंक फॉस्फाइड। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको तो बस इतना याद रखना है क्या, चूहों को मारने वाली दवा जनरली क्या होती है, फॉस्फाइड होती है। अब एल्यूमिनियम फॉस्फाइड मिल जाए तो वो कर देते, जिंक फॉस्फाइड मिला है तो वो करना है, तो अपने को जिंक फॉस्फाइड मिला है ऑप्शन में। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दंत क्षय का इसमें से क्या कारण है दोस्तों। दांत जो हमारे टूटते हैं या दांतों में गड्ढे पड़ते हैं दोस्तों, उसका क्या कारण है, तो ऑब्वियसली बात है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अरे बोलते हैं ना अच्छे से ब्रश करो, दांतों में क्या लग जाएंगे, बैक्टीरिया। या टीवी में ऐड वगैरह जो आते हैं उसमें क्या होता है बताओ, कि ये जो हमारा टूथपेस्ट इस्तेमाल कीजिए, ये बैक्टीरिया को कोने कोने से क्या करेगा, मारेगा। किसको, कभी सुना कभी कि प्रोटोजोआ को कोने कोने से मारेगा, कि फंगस को कोने कोने से मारेगा, या वायरस को कोने कोने से मारेगा। क्या बोलता है, बैक्टीरिया को कोने कोने से मारेगा। तो जो दंत क्षय की समस्या होती है वो वास्तव में किसकी वजह से होती है, किसके इन्फेक्शन की वजह से होती है दोस्तों, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से। तो उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर आ जाएगा आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवेशों में वर्ष 1932 में अपनाई गई एक साम्राज्यिक अधिमान्यताओं की नीति को यह भी कहा जाता है। ठीक है, द पॉलिसी ऑफ इंपीरियल प्रेफरेंसेस अडॉप्टेड बाय ब्रिटेन इन इट्स कॉलोनीज इन 1932 इज ऑल्सो नोन एज, क्या है मैं आपको बताता हूँ। 1932 में दोस्तों ब्रिटेन का जिन जिन देशों पर क्या था, कब्जा था, तो उन देशों में और अच्छे अपने व्यापार को और सुदृढ़ मजबूत करने के लिए इन्होंने एक नीति बनाई थी, और इसके लिए एक समझौता किया था ब्रिटेन ने अपने उन देशों के साथ जहां पर इसका क्या था दोस्तों, कब्जा था। और उसको अपन कहते थे, क्या कहते थे, इतिहास में उसको कहते हैं कॉलोनी। जिन जिन देशों पर ब्रिटेन का कब्जा रहा है अपन कहते थे वो ब्रिटेन की क्या थी दोस्तों, कॉलोनीज थी। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलोनियल सिस्टम, उपनिवेशवाद। तो इसके लिए दोस्तों कनाडा के अंदर भी ब्रिटेन का कब्जा था। तो कनाडा की दोस्तों आज भी अपन जानते हैं कि राजधानी है दोस्तों क्या, ओटावा। तो ओटावा के अंदर दोस्तों एक समझौता होता है जिसमें ब्रिटेन अपने उपनिवेश देशों के साथ अपने व्यापार को और मजबूत करने के लिए कुछ समझौते करता है, जिसको अपन कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, ओटावा एग्रीमेंट। क्या कहते हैं, ओटावा एग्रीमेंट। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, ओटावा समझौता। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को दोस्तों FAO, क्यों नहीं FAO, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है FAO, तो निम्नलिखित में से किस राज्य को FAO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो दोस्तों इसके लिए आमंत्रित किया गया दोस्तों तेलंगाना को। इसी साल दोस्तों किसको आमंत्रित किया गया है? तो ये आमंत्रित किया गया है तेलंगाना को। किसको? तेलंगाना। FAO का क्या मतलब होता है दोस्तों? FAO का मतलब है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन। और इसका अगर पूछे हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों इस संगठन का? इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों आपका रोम में। रोम किसकी राजधानी है? तो रोम आपको पता है राजधानी है किसकी? इटली की। रोम किसकी है? इटली की राजधानी। और रोम कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों ये टाइबर नदी के किनारे। कौन सी? टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। कौन? रोम। क्लियर है? तो ये तो मैंने जस्ट नॉलेज के लिए बताया। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दोस्तों, है ना, एक हर साल एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है दोस्तों क्या? इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस। तो इसमें भारत के एक राज्य को भी दोस्तों आमंत्रित किया गया है और भारत का वो राज्य है दोस्तों कौन सा? तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत 15 से 24 अक्टूबर तक किस शहर में विश्व दूर संचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा? क्या है पहले तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। हर 4 वर्ष में, कितने वर्ष में? प्रत्येक 4 वर्ष में। कितने वर्ष में? प्रत्येक 4 वर्ष के अंदर एक संगठन है जिसका नाम है दोस्तों ITU। क्या नाम है? ITU। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। क्या है? लिख देता हूं मैं आपका, क्या है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है दोस्तों? जेनेवा में। जेनेवा में बहुत से संगठनों का हेडक्वार्टर है। जेनेवा राजधानी है किस? राजधानी नहीं है, एक फेमस शहर है, राजधानी तो नहीं बोलूंगा। जेनेवा कहां का शहर है दोस्तों? स्विट्जरलैंड का। कहां का है? स्विट्जरलैंड का। वैसे स्विट्जरलैंड की राजधानी तो बर्न है, जबकि स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा। बहुत सी चीजों का हेडक्वार्टर है। WTO बोले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से संस्थानों का हेडक्वार्टर है दोस्तों कौन? जेनेवा। इसी जेनेवा शहर के अंदर दोस्तों ITU का भी हेडक्वार्टर बोले तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये एक संस्था है जो एक तरीके से UNO, यूनाइटेड नेशंस जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसी की बहुत सारे सिस्टम्स है, उसी सिस्टम में से, उसी संस्थाओं के पार्ट में से एक है आपका कौन सा? ITU। इसका काम क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, कि कुछ टेलीकम्युनिकेशन जो दूर संचार है उससे संबंधित नियम बनाना, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ नियम बनाना, कुछ नियम कायदे कानून बनाना जिसको लगभग सारे देश फॉलो करें। तो इसके लिए दोस्तों इन नियम कायदे कानून बनाने के लिए ITU हर 4 साल में, कितने साल में? हर 4 साल में दोस्तों अपनी एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करता है, अपनी एक मीटिंग का आयोजन करता है। और इसी 4 साल, हर 4 साल की कैटेगरी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के अंदर ये मीटिंग हो रही है, और वो इसी साल दोस्तों मीटिंग हो रही है। कब? 15 से 24 अक्टूबर के बीच में। और भारत के किस शहर के अंदर दोस्तों ये मीटिंग हो रही है? तो भारत के जिस शहर में मीटिंग हो रही है वो है दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। कहां पर हो रही है मीटिंग? नई दिल्ली के अंदर मीटिंग हो रही है। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इस मॉक टेस्ट में, कि 15 से 24 अक्टूबर के बीच में भारत के किस शहर के अंदर जो ये आपका वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की जो मीटिंग हुई है, तो दोस्तों मीटिंग होनी है, तो वो है दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं पूरा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसका आयोजन कौन कराता है उस संगठन का नाम भी बता दिया। ये मीटिंग हर कितने साल में होती है ये भी मैंने बता दिया। पहली बार कहां हो रही है? तो फर्स्ट टाइम दोस्तों इंडिया के अंदर हो रही है। कहां पर? दिल्ली में हो रही है। वास्तव में इस संगठन का हेडक्वार्टर कहां है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, विश्व जैव ईंधन दिवस, है ना, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये हर साल मनाया जाता है 10 अगस्त को। बायोफ्यूल, है ना, जो आपके पेड़ पौधों के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, है ना, तो उससे जो आपके जो ईंधन फ्यूल बनाया जाता है उसको बोलते, क्या बोलते हैं दोस्तों? बायोफ्यूल। जैसे सरसों से, ग्वार से, इन सब से जो फ्यूल बनाया जाएगा, है ना, तो वो दोस्तों क्या होता है? आपका बायोफ्यूल कहलाता है, जैव ईंधन कहलाता है, ठीक है। और ये हर साल कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। क्यों? ताकि हम पुराने जो ये लकड़ियाँ जला रहे हैं इन सबको बंद करें और बायोफ्यूल जैसे नए ईंधन का यूज़ करें, ताकि पोल्यूशन भी दोस्तों क्या हो, कम हो आपका, और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान कम से कम हो। तो इस चीज़ की जागृति के लिए, अवेयरनेस के लिए, है ना, लोगों में हर साल वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है 10 अगस्त को। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये लगभग हर साल मनाया जाता है, लगभग क्या फिक्स है, हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। क्लियर है? तो अब सर ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कितनी सरकारी सहायता प्रदान की जाती है?
तो दोस्तों पहले तो बता देता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है, इसकी शुरुआत 2015 में, इस प्रोग्राम को लॉन्च 2015 में किया गया था हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों इसको शुरू किया गया था, जिसके तहत ऐसे लोग जिनका शहरों में घर वगैरह नहीं है, तो उनको घर बनाने के लिए सरकार अपनी तरफ से आर्थिक सहायता देती है। कितने रुपए की दोस्तों? तो सरकार अपनी तरफ से आर्थिक सहायता देती है 2.5 लाख रुपए की। कितनी देती है? 2.5 लाख रुपए की क्या देती है? आर्थिक सहायता देती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। कई मैंने पेपर में ये भी देखा दोस्तों, इसी से सेम एक क्वेश्चन ये भी बन के आता है, क्या कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ये भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा इसका इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है या क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो उस मंत्रालय का भी नाम आपको याद रखना है दोस्तों। उस मंत्रालय का नाम क्या है? तो वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अर्बन अफेयर्स। अब थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आती है ना आप लोगों को। अर्बन का मतलब ही क्या होता है? शहरी। क्या होता है दोस्तों? शहरी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड आपका शहरी जो अर्बन अफेयर्स है, जो शहरी मामलों को देखने वाली मंत्रालय है, वही दोस्तों, वही इस योजना का इंप्लीमेंटेशन क्रियान्वयन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में भारत और किस देश ने 100 सिविल सेवकों के प्रशिक्षण ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर, है ना, साइन किया था? तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों मालदीव्स। क्या उत्तर आएगा दोस्तों? इंडिया और मालदीव्स ने अपने जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनके ट्रेनिंग के लिए आपस में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट किया। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में नए गृह सचिव के रूप में किसकी अपॉइंटमेंट हुई है? तो अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंट का है। तो हाल ही में दोस्तों भारत सरकार ने अपना गृह मंत्रालय का जो होम सेक्रेटरी बनाया, वो दोस्तों किसको बनाया है? तो वो बनाया है गोविंद मोहन को। कब बनाया? तो ये बनाया दोस्तों गोविंद मोहन को अगस्त आपके 2024 में, अभी ही बस कुछ टाइम पहले ही, महीने 2 महीने पहले ही गोविंद मोहन को दोस्तों गृह मंत्रालय का क्या बनाया गया है? गोविंद मोहन को गृह मंत्रालय का गृह सचिव बनाया गया। तो आप उसे याद रख सकते हो, ग से गृह मंत्रालय, ग से गोविंद मोहन, थोड़ा सा एक लिंक करने के लिए, है ना। ग्रह और एम से मोहन है, तो एम से क्या हो जाएगा? मंत्रालय। देखो ग्रह और मंत्रालय ऐसे लिंक कर देना। तो अभी हाल ही में गृह मंत्रालय का गृह सचिव, मंत्री तो कौन है? मंत्री तो अमित शाह है। अभी वर्तमान में गृह मंत्री तो कौन है? अमित शाह है। लेकिन गृह सचिव कौन होता है? IAS वगैरह होता है। ठीक है, प्रमोट होकर ये गृह अपने मिनिस्ट्री के सचिव बनते हैं। तो गृह सचिव वर्तमान में किसको बनाया गया है? गोविंद मोहन को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगस्त 2024 में संदीप, है ना, पौंड्रिक ने डैश के सचिव के रूप में दोस्तों, है ना, कार्यभार क्या किया है? बताओ, ग्रहण किया है। तो ये भी दोस्तों अभी हाल ही में बने हैं। और जो संदीप पौंड्रिक बने हैं दोस्तों, ये किसके बने हैं? ये बने हैं आपके स्टील मिनिस्ट्री के। किसके दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के। तो इसको भी अपन थोड़ा सा याद रख सकते हैं, S से संदीप और S से क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टील। क्या हो जाएगा? स्टील हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो इसमें समझाने लायक क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको डिटेल से समझाए। इसमें नॉर्मली सीधा फैक्ट था, वो मैंने आपको सीधा बता दिया। तो इसी के साथ ये वाला मॉक टेस्ट अपना कंप्लीट हो जाता है। अपन मिलते हैं दोस्तों आने वाले नए मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू। आप पढ़ते रहिए अच्छे से।